दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेट शास्त्रा। हमने एक सीरीज चला रखी है पीवाईक्यू की, जिसमें पहला पार्ट पहले हो चुका है। अब ये सेकंड पार्ट है पीवाईक्यू से रिलेटेड। तो हम इसमें पीवाईक्यू के बारे में देखेंगे कि जो आपका एनटीए है वो पीवाईक्यू किस तरीके का बनाता है और उसकी अप्रोच क्या होती है आपको आपसे क्वेश्चन पूछने की आपके एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैला दो ताकि उनकी एग्जाम में हेल्प हो सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो पहला पीवाईक्यू है इसमें क्या है कि मैच करना है आपको कि ये जो ट्रीटी है, ये पॉलिसी है, ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई। ठीक है, ये ट्रीटीज आपने देखनी है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये ट्रीटी आई। जैसे इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी है, सेलुकिस, ऐसे ये ट्रीटी को आपने मैच करना है उन प्रधानमंत्री के नाम के आगे से। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और आप इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर देख लेते हैं। आपने लगा दिया होगा आंसर। इसका आंसर है फोर्थ। अगर आपने फोर्थ लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। ए का 2, यहाँ ए का 2 इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, 1971 के टाइम पे हुआ था। और आपकी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो नरसिम्हा राव के टाइम पे हुई थी। ठीक है, और पोखरण है, पोखरण कब हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। और यहाँ पंचामृत कब हुआ है? ये मोदी जी के टाइम पे हुआ है पंचामृत। मोदी जी ने दिया है पंचामृत का गोल। ठीक है, ऐसे करके आपको मैच करना है। तो आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे कि यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत की परमाणु नीति है उसके बारे में सही नहीं है। आपको बताना है कि जो ये ऑप्शंस लिखे गए हैं इनमें से ऐसी कौन सी बात है जो हमारी परमाणु नीति से मिलती नहीं है। अब जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे कि देख लेते हैं कि परमाणु शक्ति लिखा हुआ है तो ठीक है मिला देंगे, आंसर कर देंगे। नहीं, आपको ये नहीं भी पढ़ना है कि यहाँ पूछा है कि जो नहीं है, जो गलत बात है हमारी परमाणु नीति से रिलेटेड, न्यूक्लियर पॉलिसी से रिलेटेड, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी से रिलेटेड। तो आप लगाइए ऑप्शंस में आंसर कि कौन सी ऐसी बात है जो नहीं है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। आपने लगा दिया होगा आंसर। तो ये बात है जो हमारे इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी या परमाणु शक्ति जो परमाणु नीति है उसके अंदर नहीं है। देखो पहली क्या है, तो मिनिमम डिटरेंस है, क्रेडिबल। ठीक है, उनके बारे में हमारे नीति में लिखा हुआ है। नो फर्स्ट यूज है कि हम पहली बार यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल सच बात है। और आपके जो होमी जो बाबा थे, होमी जहा बाबा, वो क्या थे, इस जो आपकी परमाणु नीति थी उसको बनाने के जो मेन पिलर इंसान थे, जो मेन पिलर था, जो बेस था, वो इन्होंने ही रखा था, होमी बाबा ने। ठीक है, ये तीनों बातें करेक्ट है। पर ये बात बिल्कुल गलत है कि जो इसमें क्या लिखा है, पोखरण 2 चरण के बाद भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पे हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडिया ने साइन नहीं किया था। ठीक है, ये चीज है। तो आपको ऐसे पहचानना है और नहीं ध्यान में रखना है। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है कि नहीं लिखा गया है, नहीं पूछा गया है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी मैच है और मैच क्या है कि कौन कौन से एग्रीमेंट है जो आपके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बार बार देखो, पहला भी क्वेश्चन आया और अभी दूसरा आ गया अभी तीसरे में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा किस किस प्रधानमंत्री के दौरान कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। ठीक है, और ये बहुत आसान चीजें हैं। कुछ जो प्रधानमंत्री है उनके कार्यकाल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। ठीक है, वो चीजें आपको याद रखनी है। तो आपको देखना कि शिमला जो एग्रीमेंट है, शिमला समझौता किसमें हुआ था, ताशकंद समझौता किसमें, सिंधु जल संधि किसमें हुई थी, और भारत अमेरिका जो परमाणु समझौता था वो किसमें हुआ था। तो जल्दी से आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में, बताइए कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्या हुआ। वो आपने आंसर लगा दिया होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि कब किसके कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो इसका आंसर है थर्ड। आपने जिसने भी थर्ड ऑप्शन लगाया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो आपका ए है, जो आपका शिमला समझौता है, वो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। जो अभी आपने देखा ना ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान चलाने लग गया था, शिमला समझौता को नहीं मानेंगे, शिमला समझौता को नहीं मानेंगे, वो यही शिमला समझौता था। ठीक है, वो हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे। और ये क्या है, ताशकंद जो समझौता था वो किसके टाइम पे, बिल्कुल आसान है। ताशकंद समझौता किस पे हुआ था, आपके लाल बहादुर शास्त्री, उनके टाइम पे हुआ था। ठीक है, यहाँ नाम गलत हो गए हिंदी में, नाम गलत हो गए, ये दो नाम गलत हो गए हैं, उल्टे हो गए यहाँ पे नाम। लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री जी ऊपर आएंगे और मनमोहन जी नीचे आएंगे। ठीक है, इंग्लिश को देख लीजिए, आप इंग्लिश में नाम देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री और मनमोहन सिंह। तो इसमें क्या है कि जो आपके सी है उसका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है।
जवाहरलाल नेहरू। और भारत अमेरिका परमाणु समझौता किसके बीच हुआ है? डी का फोर्थ। अब इसमें आपको एक दो चीजें भी अगर बताते तो आंसर बन जाते हैं। अगर आपको ये पता था कि भारत अमेरिका परमाणु समझौता किसके कार्यकाल के दौरान हुआ? मनमोहन सिंह। तो डी का फोर्थ, एक जगह ये डी का फोर्थ, यहाँ कहीं भी नहीं है डी का फोर्थ। तो एक ही आंसर, एक ही चीज पता होने से आंसर निकल आया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भाई आपकी करेक्ट है, एसोसिएटेड है किससे? महात्मा गांधी से। कि महात्मा गांधी की जो विचारधारा से कौन कौन सा ऐसा कथन है जो इनमें लाइनें दी गई है, आपको देखना है कि उनकी महात्मा गांधी की जो विचारधारा है, क्या ये उन्हीं विचारधाराओं के ऊपर है ये बातें? क्या महात्मा गांधी से कहीं अलग है ये बातें? तो आपको देखना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी से संबंधित है? नहीं है, नहीं है। तो आपको आंसर लगाने की कौन सा नहीं है। इसमें 5 ऑप्शन है, इनको पढ़िए। आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो महात्मा गांधी से संबंधित है और जो नहीं है। बस पता क्या है, इसमें से जो नहीं है ना बातें, वो छाँट लो और बाकी की हैं चीजें। तो ठीक है, ऐसे आंसर बनाना है आपको। तो हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, ए बी सी ई। अब यहाँ क्या है, जो आपकी पहला ऑप्शन है ए बी सी और ई, डी नहीं है, ये नहीं है, डी नहीं है। अब इसमें क्या है कि जो अहिंसा मानव जाति के लिए वैसा ही नियम है जैसा हिंसा जानवरों के लिए नियम है। ठीक है, वो बताते हैं कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा से संबंधित लग रही है यह बात। आपको पता है, गैस लगाना कि महात्मा गांधी की विचारधारा से ये बात कहीं एसोसिएट करती है, कहीं संबंधित है, तो आपको लगा देना आसान। देखो, जो डी ऑप्शन है उसको आप ध्यान से पढ़िए कि पागल लोगों की दुनिया में स्वस्थ रहना अपने आप में ही एक पागलपन का एक रूप है। तो ये बात को, जो ये बात है, ये कहीं महात्मा गांधी से रिलेटेड है, कहीं उनके विचारधारा से एसोसिएट करती है, संबंधित है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसमें लिखा है पागल लोगों की दुनिया में स्वस्थ रहना अपने आप में ही पागलपन का एक रूप है। ऐसी कोई विचारधारा उनकी नहीं झलकती है जिससे ये बात निकल के आए महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, और बाकी डी ऑप्शन को हटा दे तो आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ से ये ऑप्शन गया, डी हटाने से ये ऑप्शन गया, डी हटाने से, और ये गया। लो, आंसर आपका निकल आया। डी ऑप्शन हटाते ही आंसर आ गया आपका 2, सीधा आंसर लगा दिया आपने। तो ऐसे ऐसे एलिमिनेट करना है आपने। ठीक है, वहां घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बड़ा क्वेश्चन है देख के कि भाई घबरा गए, नहीं, आपको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं थी रिलेटेड। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्या है कि बी आर अम्बेडकर डिमांड, जब बी आर अम्बेडकर ने जो सेपरेट है, जो इलेक्टोरल, उसके लिए डिमांड जो की थी, वो कब की थी? वो इवेंट कब हुआ था? जो आपका डिप्रेस क्लास के लिए जो किया गया था, जो आपके दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग की गई थी, वो बाबा साहेब ने कब की थी? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की थी, सेकंड में की थी, थर्ड में की थी, या फोर्थ में की थी? किस में की थी? तो आंसर लगाइए आप कमेंट्स में। ये तो एक अगर आपको आता होगा तो आता होगा, नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा इसमें। तो फैक्ट्स का क्वेश्चन है, तो हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सेकंड। सेकंड, क्योंकि देखो, ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सेकंड शायद गलत गलत भी है और सही भी है। देखो, एनटीए ने इसका आंसर सेकंड माना है। जो फर्स्ट है ना आपका, फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था, बाबा साहेब ने भाग लिया था उसके अंदर। पर उस टाइम पे जो आपके गांधी जी हैं, वो नहीं आए थे उस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर, क्योंकि कांग्रेस का अपना चल रहा था बॉयकॉट कर देना कॉन्फ्रेंसेस को। जब कांग्रेस ने बॉयकॉट किया ना कॉन्फ्रेंस को, तो इसलिए गांधी जी भी नहीं गए, क्योंकि गांधी जी उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, तो वो भी नहीं गए उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए। वो जब सेकंड में गए, और यहाँ सेकंड जो फर्स्ट में है ना, बातचीत शुरू हुई थी, अंबेडकर जी ने बात की थी सेपरेट जो इलेक्टोरल उसकी, बट बात वो कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाई, क्योंकि वहां गांधी जी मौजूद नहीं थे, उनकी बात नहीं हो पाई अंबेडकर जी से। तो ऐसे जब सेकंड में ये मुद्दा अच्छे से रखा गया, अंबेडकर जी ने गांधी जी के सामने ये मुद्दा रखा और उनके बीच एक बहस हुई, और उस मुद्दे को लेकर गर्मा गर्मी हो गई थी उस टाइम पे, जिसका हल पूना पैक्ट में मिलता है। और पूना पैक्ट में ये बात जाके खत्म होती है, जो सेपरेट इलेक्टोरल की थी। ठीक है, वो सेपरेट इलेक्टोरल क्या था कि एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दे देना दलित वर्ग के जो लोग थे उनके लिए। ठीक है, क्योंकि वहां जो दलित वर्ग की जो स्थिति वो बहुत ज्यादा खराब थी, और वहां वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र देने था, और वहां पर सिर्फ दलित वर्ग के ही लोग वोट करेंगे और दलित वर्ग के लोग ही खड़े होंगे। ठीक है, और उनकी बहस हुई थी महात्मा गांधी जी से, विचारों का टकराव हुआ था आपस में, गांधी जी का और बी आर अम्बेडकर जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेट शास्त्र चैनल को, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के अंदर, ताकि हमारा जो चैनल है और आपका जो ये चैनल है वो बड़ा हो पाए, और हम
आपको एक मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं अपने 6th पे। यहाँ पर है कि तिलक की जो स्वराज की जो समझ थी वो क्या थी। ठीक है, आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं यहाँ पर ABCD। तिलक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ड वर्ड ऑफ स्वराज वाज, क्या था स्वराज का मीनिंग जो तिलक के दिमाग में था। समझो इस क्वेश्चन को, आंसर लगाओ। क्या वो नैतिक आवश्यकता थी, यह धर्म है, एक कर्तव्य, ये एक ऐसा जीवन जो दूसरों पर केंद्रित और दूसरों पर निर्भर था, या इसका अभिप्राय आत्मनियंत्रण और आंतरिक आध्यात्मिक स्वतंत्रता से था। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है सही। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो चलो इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर है थर्ड, A, B और आपका D। C क्यों नहीं है, इसमें क्या लिखा गया है, स्वराज की बात हो रही है। ठीक है, स्वराज कहीं ना कहीं आप देखो इस वर्ड में ही लग रहा है ना, खुद के राज्य की बात, खुद राज करें उसकी बात हो रही है। तो ऐसे यह एक ऐसा जीवन है जिसमें दूसरों दूसरों पर केंद्रित कैसे रहेगी चीजें। अगर दूसरों पे केंद्रित है तो स्वराज कैसे हो। तो यही से चीज पकड़नी है, अपने हिंट पकड़ना है। तो ठीक है, ये गलत हो गया, ये चीज यहां से गलत है। आपने देखा है गलत है, तो यहाँ देखो डी कहां 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 कहां, ये सॉरी ये सी कहां कहां नहीं है। ये देखो सी यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, एक ही ऑप्शन में नहीं है। बस ये आंसर सही है, ऐसे निकालना आपको आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। तो यहाँ देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ऐसे देखना, अब अमेंडमेंट को आपने क्या देखा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना है। ठीक है, कि कब कौन सा आया और उसको एक व्यवस्थित ढंग से कालानुक्रम लगाना है कि कौन सा पहले आया फिर ऐसे आया। ठीक है, ये एक मिनट, ABCDE कि पहले कौन सा है, फिर उसके बाद चलती अभी प्रेजेंट में जो है वो कौन सा है। ठीक है, लगाइए इसका आंसर। ये रहे आपके क्रोनोलॉजिकल के आंसर। आई होप आपने आंसर लगा लिए होंगे। अगर आपने नहीं लगाया तो आप वीडियो को रोक कर आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम क्या होगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, जो आपका सी आएगा सबसे पहले, आपका प्रीवी पर्स आएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका ए, दिल्ली संबंध में विशेष प्रावधिकार। ठीक है, फिर आपका आएगा आपका ई, फिर आपका आएगा बी, फिर आपका आएगा डी। ऐसे आपने लगाना है इनके ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मैंने आगे भी शायद अगली स्लाइड में लिखा है ये कब कब आया। हाँ ये देखो 26 कब आया था आपका 1971 में। यहाँ देखो कहाँ है ये आपका, किससे, प्रीवी पर्स से रिलेटेड। ये रहा प्रीवी पर्स से, एक मिनट, प्रीवी पर्स से रिलेटेड कहाँ है 1971। ठीक है, ऐसे आया। आपने ये जो देखा 1991 में दिल्ली से संबंधित जो आया। ठीक है, 69 69 का 69 वा अमेंडमेंट था ये दिल्ली से रिलेटेड, ये दिल्ली से स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। ठीक है, ये इतना था 1971 में। फिर आता है आपका कौन सा 91 जो 2003 में आया। ये कितने में आया था, एक मिनट, ये कितने में आया था, एक मिनट, 91 में, 1991। 2003 में आता है आपका कौन सा कि संसद में जो संख्या थी वो 15%। ठीक है, ये आता है आपका यहां से, ये हो गया। ठीक है, फिर बी और डी, यहाँ ये 97 है आपका, ये 97 है अमेंडमेंट। और ये कौन सा आपका जो आपका लास्ट बच गया, ये 106 106 हुआ है संविधान संशोधन। ठीक है, ऐसे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अमेंडमेंट तो मोस्टली सारे ही करने हैं और याद रखने हैं। ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आए हैं, अब भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिए। और जो आपके अमेंडमेंट्स है उनको ध्यान में रखिए, उनको याद कीजिए, बार बार याद कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे दिसंबर के एग्जाम में भी। आगे बढ़ते हैं हम, ये रही इसकी लिस्ट है। अगर आपको नोट करना है तो यहां से नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है कि राज्यसभा में जो सीटें बांटी गई है उनके अनुसार जो निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, बांटी गई है अवरोही क्रम में लगाना है उनको। तो कैसे लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे करके छोटा, ऐसे। ठीक है, ऐसे लगाना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लगाइए इसका आंसर कि कर्नाटक में कितनी सीट है राज्यसभा में। और ये वर्ड ध्यान रखना, ये राज्यसभा, लोकसभा का सोच के मत लगा देना कि लोकसभा में पूछ रहे हैं। लगाइए आंसर। आई होप आपने लगा लिया होगा। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन,
सी ई, पहले आपका आएगा सी, फिर ई, फिर ए, फिर आपका डी, और फिर ऐसे बी। देखो ये मैंने लिख भी दिया इनकी। तमिलनाडु में कितनी सीट है? 18, और बिहार में है 16, कर्नाटका में 12, केरल में 9, असम में 7। ऐसे करके आपने लगाना है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल एनटीए का फेवरेट है। ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा कि राज्यसभा में, देखो राज्यसभा में कितनी उनकी सीटें हैं, और आपकी उसमें लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कि राज्यसभा में और लोकसभा में कितनी सीटें हैं उनकी। आगे बढ़ते हैं हम। 9वां क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो कहां से ली गई हैं। जो आपकी इमरजेंसी में जो मौलिक अधिकारों के जो सस्पेंड करनी है, देखो इमरजेंसी में क्या होता है कि मौलिक अधिकार आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। वो शक्तियां किस संविधान से ली गई है? किस संविधान से ली गई है? आपके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आपकी जर्मनी से, या फ्रांस से? अब लगाइए आंसर कमेंट में, बताइए किस संविधान से ये ताकत ली गई है सस्पेंड करने की। आई थिंक 20 किस है शायद। वो सस्पेंड नहीं होता है आपके आपकी इमरजेंसी के टाइम पे भी, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं होता सस्पेंड। 20-21 है, कंफर्म कर लो, वो सस्पेंड नहीं होता है। तो आंसर लगाइए आप। इसका आंसर होगा आपका जर्मनी। कि जर्मनी में ऐसी चीजें हैं कि वहां पे ऐसे प्रावधान है कि अगर वहां पर इमरजेंसी होती है तो वहां जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है आपके, जो मौलिक अधिकार है, वो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा बिल्कुल इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। मतलब फैक्ट को याद रखना है, क्वेश्चन को तो क्या, फैक्ट को याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या है कि अरेंज, देखो सारे मोस्टली क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके पेपर में, कम से कम 40 से 50% लगभग, इतने, या 45 बीच में, इतने परसेंट जो इतने क्वेश्चन है वो आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएंगे। वो पूछेंगे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ऐसे लगाना है आपको, ठीक है। ऊपर से नीचे में आरोही क्रम में लगा दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, बढ़ते क्रम में लगाओ, घटते क्रम में, ऐसे। तो आपको याद रखना है। इसमें क्या है कि भारत में केंद्र सरकार से संबंधित जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, जो केंद्र सरकार है उसके जो संबंध है उनको बेहतर बनाने के लिए, कि ऐसी जो आयोग जो गठन किए गए थे उनको अवरोही क्रम में लगाना है। किसमें? असेंडिंग में, बढ़ते क्रम में, जो पहले आया फिर ऐसे 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 करके जो अभी रिसेंट का है वो क्या है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस ऐसे हैं, लगाइए आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। आई होप आपने लगा दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या है, पहले डी आएगा। पहला आपका बहुत समिति आएगी, कब ये हुई? 1943 में, कि 1943 में। और आपकी फिर कौन सी आती है? बलवंत राय, जो 1957 में, ठीक है। ऐसे आपके फिर आएंगे राजमन्नार, ऐसे आपकी ये रही ना मैंने करके 57, 69, फिर 83, ऐसे 2007। पुंछी कमीशन सबसे लास्ट में, पुंछी जो आपके कमिटी है वो सबसे लास्ट में, वो आई है। ऐसे आपने आंसर लगाने का, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आपको ध्यान रखना है, आपको जो ये कमेटी बनाई गई है ना, ये सारी याद रखनी है उनकी डेट के हिसाब से, कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि इसमें क्या पूछा गया कि राज्यपाल राज्यपाल की योग्यता एवं नियुक्ति के बारे में कौन कौन सी बातें सही है। गवर्नर के बारे में, जो अपॉइंटमेंट के बारे में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो सही है, गलत वाली को आपने हटा देना है। तो ऑप्शन ये रहे आपके, सेलेक्ट कीजिए इसमें कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है, या कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। लगाइए आंसर कमेंट सेक्शन में। आई होप आपने लगा दिया होगा। चलो आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा। इसका आंसर, और मुझे ऐसा लगता है ये बहुत, जितने भी आपने लगाए होंगे ना सर, बहुतों का ये गलत आया होगा। ये आंसर बहुतों का गलत आएगा। चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। सरप्राइज, यहाँ पर सिर्फ एक ही जो, एक मिनट, जो एक ही स्टेटमेंट है सिर्फ वो ही सही है। कौन सी? जो आपकी ए स्टेटमेंट है वो ही सही है सिर्फ, बाकी जितनी भी है वो सारी गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर एज 25 नहीं होती है, 35 होती है। या
जो अपॉइंटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है, प्रेसिडेंट करता है, आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ जो आपकी गवर्नर का जो ऑफिस है वो 6 साल नहीं होता है, 5 साल होता है। और यहाँ पर रिजाइन अगर वो देगा तो किसको देगा, एड्रेस किसको करेगा, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, वो करेगा राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को। तो ये सारी बातें गलत थी और एक ही ऑप्शन सही था। और मेरे को याद है कि ये क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हुआ था उस टाइम पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अलग। यहाँ पे क्या है, मैच, मैच करना है आपको। यहाँ पे क्या है कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको घड़ा किसने, मतलब घड़ा किसने, कि वो वर्ड, वो सॉरी, वो वर्ड किसके द्वारा बोला गया है, उस वर्ड को किसके द्वारा, क्या बोलते हैं उसको, वो वर्ड किसने बोला, किसने खड़ा, किसने शुरुआत की उस वर्ड की, या किसके द्वारा बोला गया, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, पर ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि ये वर्ड किस किससे, आपको मैच करना है कि किसने कौन सा वर्ड, जो आपका घड़ा, उसके बारे में है। ऑप्शंस आपके ये रहे। आई होप आपने लगा दिया होगा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, आप इसका आंसर देख लेते हैं। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट, ए का थर्ड, ए का थर्ड, पॉल एब्रेबल, ठीक है। ये है कि इनका एक्सट्रीम फेडरल, ठीक है, ये इन्होंने बोला था। और यहाँ सबसे जो आपका सबसे फेमस है वो कौन सा पता है, क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय, ये किसने बोला था। ये सबसे स्टेटमेंट, सबसे फेमस स्टेटमेंट है केसी की। इनकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकेली भी पूछी जाती है, ये मैच में भी आती है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केसी वेयर की, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, कहीं भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दिसंबर में भी। और अगर आप देखते हैं कि अगर ये पता हो तो इससे बन जाएगा आंसर, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ नहीं, ये ऑप्शन आपके कट जाएंगे दो। चलो दो तो कटे, दो बचे। अब इनमें देखना पड़ेगा आपको, बी का फोर्थ। अगर आप देख ले बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये किसका है, ये है सी का फर्स्ट, मोरिस जोन्स। और आपका कोऑपरेटिव फेडरल, संघीय, सहकारी संघीय, ये किसका है, डी का टू, ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है। अगर आपको एक पता हो या दो पता हो, उससे आंसर बन जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है ये वर्ड, ये बहुत फेमस वर्ड है ये वाला, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखें। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपने 13वें क्वेश्चन पे। यहाँ ये क्वेश्चन है कि विच अमेंडमेंट ओवर दी गोलकनाथ केस डिसाइड इन 1967, किस संशोधन ने 1967 में गोलकनाथ मामले के निर्णय को रद्द कर दिया था। किस मामले ने रद्द किया था, किस अमेंडमेंट ने रद्द किया था, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा संशोधन है जिसने ये मामला रद्द कर दिया था, जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था गोलकनाथ मामले में, ठीक है। इसका आंसर लगाइए आप। ये आसान है वैसे क्वेश्चन, आई होप आपने लगा दिया होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा 24th आंसर होगा इसका। 24वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, उसने गोलकनाथ के जो मामला हुआ था 1967 में, उसको रद्द कर दिया था। क्योंकि जो आपका 24th हुआ था वो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, और ये आई थिंक 1971 के आसपास हुआ था ये 24वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था कि जो गोलकनाथ का मामले में क्या बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, जो आपका, एक मिनट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आपका संविधान है, उस संविधान जो संशोधन है, तो आप फंडामेंटल राइट में संविधान संशोधन नहीं कर सकते। किसने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में किसके, गोलकनाथ मामले में बोला था कि आप किसी भी संशोधन से जो फंडामेंटल राइट है उसको संशोधित नहीं कर सकते। फिर इंदिरा गांधी के राज में ये आता है 24वां संविधान संशोधन 1971 में, इसको क्या कर दिया, इसको बर्खास्त कर दिया, और वो लेके आई कि हम चाहे मतलब संसद चाहे तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका संविधान है, उसके किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकती है, और ये उसका राइट है। और संशोधन करने की ताकत कौन से आर्टिकल में है, 368 के आर्टिकल में संशोधन करने की ताकत है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जो आपकी संसद है वो नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती किसमें, फंडामेंटल राइट में, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या है, लॉ है। और कोई भी लॉ, जो आपका आर्टिकल 13 है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, उनके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। और ये जो
इंदिरा गांधी लाना चाहती थी कि भाई हम किसी में भी परिवर्तन कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन था आर्टिकल 13 का। तो इन्होंने क्या किया कि 24वें संविधान संशोधन करके 368 में ही संशोधन कर दिया। इसमें क्या किया इंदिरा गांधी ने कि जो आपका आर्टिकल 13 था उसके अंदर कर दिया कि भाई ये जो मौलिक अधिकार है इसमें परिवर्तन करना कोई लॉ नहीं है। अमेंडमेंट अमेंडमेंट है वो क्या है, वो कोई लॉ नहीं है। और इसलिए हम किसी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। और 368 में भी ये बात लिख दी कि हम संविधान के किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, बेशक वो फंडामेंटल राइट्स हो और जो आपका पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट हो, किसी में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहां से ओवरराइट या ओवरलुक किया था आपके 24वें संविधान संशोधन ने उसके गोरखनाथ के मामले को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना जो 14 क्वेश्चन है उसमें क्या है कि भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपति में से कौन से बाद में देश के राष्ट्रपति बने। मतलब जो आपके पहले राष्ट्रपति रहे हैं उसके बाद वो उपराष्ट्रपति रहे हैं उसके बाद वो राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में वो प्रेसिडेंट बने। तो इसमें लगाने आपको ऑप्शन की कौन कौन से नाम है इसमें। ठीक है, आई होप आपने लगा ली होगा आंसर। नहीं लगाए तो वीडियो को रोक कर आप आंसर लगा सकते हैं। चलिए हम आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा। इसका आंसर है ABCE। यहाँ जो डी ऑप्शन है वो नहीं है, सिर्फ वो ही प्रेसिडेंट हमारे नहीं बने, बाकी सब प्रेसिडेंट बने हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बने हैं, वीवी गिरी भी बने हैं, ठीक है, वेंकटरमन भी बने हैं, शंकर दयाल शर्मा भी राष्ट्रपति बने हैं। तो ये नाम आपको राष्ट्रपति की एक लिस्ट होगी जो आपको याद करनी होगी। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट की भी लिस्ट जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी। लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या करें हम, को याद भी करनी पड़ेगी। और मैंने शायद लिस्ट लगाई भी है अपनी, लिस्ट तो नहीं लगाई मैंने, बाकी इनके बारे में लिखा है जो ये ऑप्शंस में थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब थे, 1952 से 1962 के दौरान उपराष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति बने 62 में। ठीक है, उसके बाद ही वीवी गिरी थे 67 में। ठीक है, ये बन गए 69 में। ऐसे ऐसे करके ये सारे राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन, सिर्फ BD जगती नहीं बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15 इसमें क्या है कि किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध, मतलब क्या है कि जो हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एक्वायर्ड टू मूव ए मोशन ऑफ ए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपके न्यायाधीश है, जो आपके न्यायाधीश हैं, जो जज हैं आपके, कहाँ के जज, जो आपके मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के में भी शायद हर किसी के जो जज हैं उसको हटाने के लिए इम्पीचमेंट जो आपका महाभियोग है, ठीक है, उसको लाया जाएगा राज्यसभा में। मतलब उसको राज्यसभा में लाने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत होती है, उसका आंसर बताना है आपने। ये ऑप्शन रहे 40, 45, 50, 55। ठीक है, इसका आंसर मैंने लगाया नहीं है, इसका आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स के अंदर और बताना है कि कितने राज्यसभा में जो उनके वहां के MP है, जो मेंबर्स हैं, उनकी जरूरत पड़ती है कि इम्पीचमेंट के लिए, जज के इम्पीचमेंट के लिए। ठीक है, इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। और थैंक यू वेरी मच। और आने वाले समय में और भी PYQ से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, जिसमें 5 पार्ट है, वो आपको देख लेने हैं। तो थैंक यू वेरी मच।